हेलो फ्रेंड्स, पायोनियर फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय 4 RBSc क्लास 12। सबसे पहले हम बात करेंगे इस अध्याय में विद्युत धारिता या धारिता की, जिसे हम अंग्रेजी में कैपेसिटेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको धारिता को पढ़ने से पहले इससे संबंधित कुछ और विद्युत राशियां हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम फिर धारिता का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें चैप्टर में शुरुआत में जो दिया है वो दिया है एक तो पदार्थों के बारे में। तो विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है चालक, जिसे हम अंग्रेजी में कंडक्टर भी कहते हैं, और दूसरे तरह का पदार्थ होता है कुचालक, या इसे हम परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। और अंग्रेजी में कुचालक को हम इंसुलेटर कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चालक की या कंडक्टर की। तो चालक या कंडक्टर जो होता है, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चल सकते हैं, प्रवाहित हो सकते हैं। ऐसे पदार्थों को हम चालक कहते हैं। तो जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह जो है आसानी से हो जाता है, ऐसे पदार्थ चालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चांदी है, तांबा है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, मनुष्य का शरीर है, पृथ्वी है, गीली लकड़ी है आदि। ये विद्युत चालक पदार्थों के उदाहरण हैं। इन पदार्थों में सबसे अधिक जो विद्युत धारा का प्रवाह जिसमें होता है वो होती है चांदी। अर्थात चांदी सबसे अच्छा चालक है। तो हम क्या कहेंगे, सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। तो चांदी क्या है? सबसे अच्छा चालक है। और हमारे पास प्रकृति ने एक जो चालक दिया है, वैसे तो सभी चीज़ें प्रकृति ने ही दी है हमें, तो एक सबसे बड़ा जो चालक है, और वो सबसे बड़ा चालक क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी इतना बड़ा चालक है कि जिस प्रकार से समुद्र से हम कितना भी पानी निकाल लें या उसमें हम कितना भी पानी डाल दें, तो समुद्र के पानी के तल में, पानी के लेवल में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी एक इतना बड़ा चालक है कि इसे हम कितना भी आवेश दे दें या इससे हम कितना भी आवेश ले लें, आवेश के तल में यानी कि विभव में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो अब हम आगे बात करते हैं दूसरे तरह के जो पदार्थ हैं, और वो है कुचालक या परावैद्युत। तो कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह या आवेशों का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। ऐसे पदार्थों को हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। कुचालकों के जो उदाहरण हैं, प्लास्टिक है, रबर है, एवोनाइट है, सूखी लकड़ी है, पत्थर है इत्यादि विद्युत रोधी पदार्थ या कुचालक पदार्थों के उदाहरण हैं। तो इसमें हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया,
सूखी लकड़ी है, पत्थर है, एबोनाइट है, ये आदि सब कुछ चालक पदार्थों के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे मुक्त और बद्ध आवेशों। तो फ्रेंड्स, मुक्त और बद्ध आवेश को डिस्कस करने के पहले, चूंकि इनको हम जब परिभाषित करेंगे या इनकी जब हम व्याख्या करेंगे तो उसके पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि आवेशों के मध्य एक बल कार्य करता है, स्थिर आवेशों के मध्य और बिंदु आवेशों के मध्य एक बल कार्य करता है, जिसे हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं। और इसके लिए हम एक कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने एक नियम दिया। उस नियम की सहायता से हम दोनों आवेशों के बल मध्य कितना बल कार्य करता है तो उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मुक्त और बद्ध आवेश पढ़ने के पहले हम देखते हैं कूलाम का नियम क्या कहता है। तो हम सबसे पहले अब क्या पढ़ेंगे, कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम में अगर हमारे पास एक बिंदु आवेश ए है, एक और बिंदु आवेश बी है, दोनों आवेशों पर जो आवेश की मात्रा है, पहले पर Q1 है, दूसरे पर Q2 है, दोनों आवेशों की जो मध्य बिंदु हैं, केंद्र हैं, इन केंद्रों को मिलाने वाली रेखा और इन केंद्रों के बीच की दूरी को अगर हम स्मॉल r के द्वारा व्यक्त करें तो कूलाम का नियम कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। तो ये स्टेटमेंट है कूलाम के नियम का। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है, पहली चीज, ये जो बल है वो स्थिर और बिंदु आवेशों के मध्य लगता है। तो इसमें एक एक वर्ड का अपना एक महत्व है। सबसे पहली चीज कि ये कहा गया है कि दो स्थिर आवेश, यानी आवेशों का प्रवाह ना हो, तो केवल उसी स्थिति में कूलाम का नियम लागू होता है। दूसरा यह है कि आवेश कैसे होना चाहिए, बिंदु आवेश, यानी इन आवेशों का जो आकार है इनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होना चाहिए। अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक होता है बिंदु आकार की वस्तु। तो बिंदु आकार की वस्तु मित्रों किसको कहते हैं, अगर जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फुटबॉल का खेल जो होता है, फुटबॉल के खेल में फुटबॉल का जो आकार है, उस गेंद का जो आकार है मैदान की तुलना में बहुत छोटा होता है। तो हम उस मैदान की तुलना में उस फुटबॉल को क्या कहेंगे, बिंदु आकार की वस्तु कहेंगे। ठीक उसी प्रकार हमारे पास ये दो आवेश हैं, ये आवेश का आकार, ये दूसरे आवेश का आकार, इनके बीच की दूरी बहुत अधिक है। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी उनके आकार आकृति की तुलना में बहुत अधिक होती है तो ऐसे आवेशों को हम बिंदु आवेश कहते हैं। इसी तरह के आवेशों के बीच एक आवेश का परिमाण Q1 है, दूसरे आवेश का परिमाण Q2 है, दोनों के बीच की दूरी R है। तो इन आवेशों को मिलाने वाली ये जो रेखा है, इस रेखा की ही दिशा में ये दोनों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का कार्य
प्रतिकर्षण बल इनको के बीच कार्य करता है, जिसे इस नियम के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि सूत्र के रूप में ये नियम क्या कहता है, अर्थात यदि दो आवेशों के परिमाण Q1 व Q2 हो तथा उनके मध्य दूरी स्मॉल r हो तो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F। तो F समानुपाती दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, दूसरा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को अगर हम एक साथ लिखते हैं तो ये आता है F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यदि हम समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो F बराबर 1 के नियतांक आता है। इस के को हम आनुपातिक नियतांक भी कहते हैं। तो इसके बाद हम इसे ही थोड़ा सा आगे देखेंगे और F बराबर ये जो मान आया है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के एक समानुपातिक या आनुपातिक नियतांक है। वायु या निर्वात के लिए k का जो मान है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है और इसका संख्यात्मक मान 9 × 10⁹ इसका एक मात्रक भी होता है और वो मात्रक हम इससे निकाल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। यदि वायु या निर्वात है तो बल F, संकेत के रूप में हम इसको अंग्रेजी में या तो एयर लिख दें या हिंदी में वायु लिख दें, तो इसका जो मान आएगा वो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और अपॉन R स्क्वायर। चूँकि बल है, बल का SI पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है तो हम इस तरह से इसे न्यूटन लिख सकते हैं, या F वायु बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इतने न्यूटन। चूंकि बल जो है एक सदिश राशि है, अतः इसकी कोई ना कोई दिशा भी होना चाहिए। तो दिशा क्या होती है, इसके पहले का हमने इसमें देखा था। तो दिशा के लिए दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो रेखा है, इस रेखा के अनुदिश ही ये बल कार्य करता है, यानी रेखा की दिशा में ही कार्य करता है। अब इसको संकेत के रूप में हम इस तरह से लिखते हैं, अगर हम दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण हम बल निकाल रहे हैं तो इसे हम लिखेंगे F21 और सदिश के रूप में हम यहाँ सदिश का चिन्ह लगा देते हैं। यदि हम पहले आवेश पर दूसरे के कारण बल निकाल रहे हैं तो हम इसे लिखते हैं F12। याद रखने का तरीका बता दें हम आपको, 1 के कारण 2 पर लगने वाला जो अंक पहले आता है, इसका मतलब इस पर बल लग रहा है। किस आवेश के कारण लग रहा है? पहले आवेश के कारण, अर्थात इस बिंदु पर यानी इस आवेश पर जो इस आवेश के कारण जो बल लग रहा है उसका संकेत हम इस तरह से लिखते हैं। क्या कहेंगे, वापस से बता रहा हूं, दूसरे आवेश पर यानी इस पर किसके कारण? इसके कारण लगने वाला बल, यानी पहले के कारण दूसरे पर लगने वाले बल को हम F21। ठीक इसी प्रकार अब हम इस पर बात करेंगे तो ये कौन सा है? Q1 है, और ये कौन सा है? Q2। तो Q2 के कारण किस पर लगेगा? Q1 पर। तो हम पहले किसे लिखेंगे? 1, और किसके कारण है? 2। तो हम इस संकेत के रूप में क्या लिखेंगे? F12। तीर का निशान बाहर की ओर इसलिए है क्योंकि दोनों के दोनों आवेश हैं। इस नियम की एक विशेषता ये भी है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है
वो आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों आवेशों की प्रकृति किस प्रकार की। यदि दोनों सजातीय आवेश हैं, सजातीय का मतलब दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं, तो इनके बीच लगने वाला बल जो है वो प्रतिकर्षण का होता है। यदि एक प्लस है और एक माइनस है तो इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण का होता है। चूंकि हमने Q1 और Q2 के साथ कोई चिन्ह निर्धारित नहीं किया है, इसका मतलब है कि दोनों प्लस हैं, तो प्लस हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम किसी एक वस्तु के कारण दूसरे वस्तु पर बल निकालते हैं, एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर हम बल निकालते हैं, तो जिस पर बल लगता है, ध्यान रखना इस चीज को, हमेशा ध्यान रखना कि जिस पर बल लगता है वो गति करता है। तो हम बल किस पर निकालना है? Q2 पर। किसके कारण निकालना है? Q1 के। तो गति कौन करेगा? Q2। कहां जाएगा? इससे दूर, क्योंकि ये बल कैसा है? प्रतिकर्षण का। बल कैसा है? प्रतिकर्षण का। किस पर निकाल रहे हैं? Q2 पर। किसके कारण निकाल रहे हैं? Q1 के। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में ये आवेश कहां जाएगा? इस ओर जाएगा, इस बल के कारण F21। तो ये समझ में आया आपको कि बल जिस पर लगता है गति वो करता है। अब सपोज हम Q1 पर निकाल रहे हैं बल। Q1 पर किसके कारण बल निकाल रहे हैं? Q2 के कारण। तो गति कौन करेगा? Q1। क्यों? क्योंकि बल किस पे लग रहा है? Q1 पे। जिस पर बल लगता है वो गति करता है। जैसे सपोज हमारे सामने कोई वस्तु रखी है, उस पर हमने बल लगाया, तो हमने बल किस पर लगाया? वस्तु पर। तो गति कौन करेगा? वो वस्तु करेगी जिस पर बल लग रहा है। तो इस आवेश पर, इस आवेश के कारण चूंकि बल लग रहा है, इसलिए ये आवेश गति करेगा। अब ये आवेश इसकी तरफ गति करे या इससे दूर गति करे, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि ये Q1 और Q2 प्लस प्लस हैं या प्लस माइनस हैं या माइनस माइनस हैं। चूंकि दोनों यहाँ प्लस प्लस हैं, इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो गति जिस पर बल लग रहा है वो करेगा। तो ये Q1 आवेश Q2 आवेश से दूर जाएगा, इसलिए बल को इस ओर इसको दर्शाया गया है। अब बात आती है कि अगर वायु के अलावा कोई माध्यम है, तो माध्यम में लगने वाला यही बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन R²। ये वापस से मात्रक इसका वही रहेगा, न्यूटन। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r की जगह क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये माध्यम में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है और इतने न्यूटन के बराबर है। जहां ये तो माध्यम के लिए आ गया और ये वायु के लिए आ गया। और इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 और अपॉन इस एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r के बराबर होता है। जहां एप्सिलॉन 0 का मान 1 होता है वायु के लिए, सॉरी एप्सिलॉन r का मान 1 होता है वायु के लिए, इसलिए एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन 0 के बराबर हो जाएगा वायु के लिए। माध्यम के लिए एप्सिलॉन r का मान 1 से ज्यादा होता है किसी माध्यम के लिए, माध्यम से मतलब वायु के अलावा। और जब वायु की बात करते हैं तो वायु या निर्वात एक साथ लेके चलते हैं, या तो हम निर्वात बोलते हैं या वायु बोलते हैं, उसके लिए इसका मान इस प्रकार। तो ये सूत्र क्या आ जाएगा? F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन यहाँ एप्सिलॉन r और साथ में R² इतने न्यूटन के बराबर। ये हमें ध्यान रखना है कि सबसे अधिक जो बल लगता है वो वायु में लगता है, क्योंकि वायु में यहाँ R² है और R² के साथ एप्सिलॉन r यहाँ नहीं है। वायु के लिए एप्सिलॉन r का मान 1 होता है, और जब एप्सिलॉन r का मान 1 से ज्यादा आएगा तो इस संख्या में जो पहले से जो संख्या थी उसमें 1 से अधिक संख्या का भाग जाएगा, तो ये मान वायु की तुलना में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम इन दोनों समीकरणों में एक संबंध बता सकते हैं, और वो संबंध ये है F वायु और अपॉन F माध्यम, एक का हम दूसरे में भाग देंगे तो जो मान आएगा वो एप्सिलॉन r के बराबर होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और हमारा उद्देश्य विद्युत धारिता का है, तो अगले वीडियो में विद्युत धारिता डिस्कस करेंगे।